सन 1937 का सितंबर महीना था। कोलकाता में उन दिनों बारिश का मौसम अपनी विदाई की तैयारी कर रहा था। सितंबर के पहले हफ्ते तक बादल रोज आते थे, लेकिन बरसते कम थे। बस एक धमकी सी देते और चले जाते। आसमान में एक अजीब किस्म की उमस थी, जो न गर्मी थी न ठंडक, बल्कि एक बीच की अवस्था जो इंसान को सबसे ज्यादा बेचैन करती है। सड़कों पर पानी की बची हुई छोटी छोटी नालियां धीरे धीरे सूख रही थीं। पेड़ों की पत्तियां अब भी हरी थीं, लेकिन उनमें वह चमक नहीं थी जो बरसात के पूरे जोश में होती है। मैं अजीत बंदोपाध्याय उस शाम अपने कमरे में बैठा था। मेरे सामने एक अधलिखी कहानी थी। मैं पिछले 2 घंटों से उस कहानी के एक पात्र की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, जो एक पुराने मकान में अकेला रहता था और जिसे रात को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लेकिन जितना मैं उस पात्र को समझने की कोशिश करता, उतना ही वह मुझसे दूर भागता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लिखी नहीं जाती, खुद ब खुद आती हैं। मैंने कलम रख दी, खिड़की से बाहर देखा। बाहर शाम का अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था। सड़क पर लैंप पोस्ट की रोशनी जल चुकी थी। एक रिक्शे वाला अपनी गाड़ी पर बैठा आराम कर रहा था। 2 बच्चे फुटपाथ पर खेल रहे थे। दूर किसी घर से भजन की आवाज आ रही थी, बहुत धीमी, जैसे किसी ने उस शाम की उदासी को एक स्वर में पिरो दिया हो। ऊपर वमकेश के कमरे से कोई आवाज नहीं आई थी। पिछले पूरे हफ्ते से वमकेश एक अजीब खामोशी में थे। कोई मामला नहीं था। उनका दिमाग जब बिना काम के होता था तो वह एक खास तरह की बेचैनी में डूब जाते थे। वह बेचैनी किसी को दिखती नहीं थी, लेकिन मैं जानता था। उनकी आंखों की वह चमक जो किसी उलझी हुई पहेली को देखकर आती थी, वह महीने भर से गायब थी। उसकी जगह एक शांत लेकिन खाली भाव था, जैसे एक बहुत तेज नदी का पानी किसी बांध में रोक दिया गया हो। पुन्नू ने चाय लाकर रखी। मैंने चाय उठाई। तभी नीचे से उसकी आवाज आई, अजीत बाबू, एक साहब आए हैं, बहुत परेशान लग रहे हैं। वमकेश बाबू से मिलना है, कह रहे हैं कि बहुत जरूरी काम है। मैंने चाय का कप रखा। वमकेश के लिए यह शब्द एक जादू की तरह काम करते थे। परेशान, जरूरी काम। मैं उठा और नीचे की तरफ बढ़ा। बैठक में जो आदमी बैठा था उसे देखकर मन में एक अजीब सी बात आई कि यह इंसान किसी गहरी उलझन में फंसा हुआ है, जो सिर्फ उसकी जिंदगी की नहीं, बल्कि किसी और की जिंदगी और मौत की उलझन है। वह लगभग 45-50 साल का था। मध्यम कद, गेहुआ रंग, माथे पर गहरी रेखाएं जो उम्र से कम और चिंता से ज्यादा थीं। उसने साफ कपड़े पहने थे, लेकिन उनमें एक लापरवाही थी, जैसे उसने पहनते वक्त ध्यान नहीं दिया हो। उसकी मूछें घनी थीं और उनमें कुछ सफेद बाल मिले थे जो उसकी उम्र से पहले आ गए लगते थे। उसके हाथ उसके घुटनों पर रखे थे और वह बार बार उन्हें रगड़ रहा था, जैसे किसी ठंड में हाथ गर्म करते हैं, लेकिन वह ठंड का मौसम नहीं था। उसकी आंखों में डर था, एक गहरा और पुराना डर जो अब भी अभी का नहीं था। नमस्कार, मैंने कहा। वह चौंक कर खड़ा हो गया। नमस्कार। उसकी आवाज में एक कंपन था। क्या मैं वमकेश बाबू से मिल सकता हूं? आपका नाम? महेश चंद्र राय। मैं चंदन नगर से आया हूं, बैठिए, मैं उन्हें बुलाता हूं। मैं ऊपर गया। वमकेश अपनी कुर्सी पर बैठे एक पुरानी चिकित्सा पुस्तक के पन्ने बेमन से पलट रहे थे। उनकी आंखें पन्नों पर थीं, लेकिन मन कहीं और था। मैंने दरवाजा खटखटाया। नीचे एक महेश चंद्र राय आए हैं, चंदन नगर से। बहुत परेशान लग रहे हैं, आंखों में डर है, कई दिनों से सोए नहीं लगते। वमकेश ने किताब मेज पर रखी। उनकी आंखों में पहली बार उस हफ्ते कुछ जागा। डर, उन्होंने दोहराया। हां, चंदन नगर से। हां। वमकेश उठ गए बिना एक पल की देरी के। चलो। हम दोनों नीचे आए। महेश चंद्र राय ने वमकेश को देखकर हाथ जोड़े। वमकेश बाबू। उनकी आवाज में एक राहत थी, जैसे बहुत दिनों के भटकाव के बाद कोई सही जगह पहुंच गया हो। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। वमकेश उनके सामने बैठ गए। बताइए। शुरू से, धीरे धीरे। महेश चंद्र राय ने एक लंबी सांस ली। वमकेश बाबू, उन्होंने कहा, 3 हफ्ते पहले मेरे पिता की मृत्यु हो गई। वमकेश ने सिर हिलाया। कहां हुई मृत्यु? महेश चंद्र राय ने कहा, नारायणपुर में, एक धर्मशाला में। नारायणपुर, वमकेश ने दोहराया। कोलकाता से कितनी दूर है? लगभग 60 मील। और धर्मशाला? महेश चंद्र राय ने कहा, धर्मशाला का नाम है माधव निवास, शहर के बाहर, गंगा के किनारे के पास। बहुत पुरानी धर्मशाला है, 60-70 साल पुरानी। वमकेश ने कहा,
आपके पिता वहां क्यों गए थे? महेश चंद्र राय ने कहा। वह हर साल पितृपक्ष में वहां जाते थे, गंगा किनारे पिंडदान के लिए, पिछले 15 सालों से। यह उनकी परंपरा थी। तो इस बार भी गए? हां, अकेले। मैंने कहा था कि मैं भी चलूंगा, लेकिन उन्होंने मना किया। कहा कि हर बार जाता हूं, क्या जरूरत है तुम्हें साथ आने की? और वहां क्या हुआ? महेश चंद्र राय के हाथ फिर से रगड़ने लगे। वमकेश बाबू, उन्होंने कहा, जिस रात वह गए उस रात अमावस्या थी। वमकेश की भौहें हल्की सी उठीं। अमावस्या? हां। उन्होंने धर्मशाला में कमरा लिया, रात को खाना खाया, सोने गए, लेकिन अगली सुबह। महेश चंद्र राय की आवाज टूट गई। अगली सुबह क्या? महेश चंद्र राय ने कहा, अगली सुबह जब धर्मशाला का नौकर दरवाजा खटखटाने गया तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला गया। पिताजी बिस्तर पर मृत पाए गए। कैसे मरे? डॉक्टर ने क्या कहा? महेश चंद्र राय ने कहा, डॉक्टर ने कहा दिल का दौरा। लेकिन वमकेश बाबू, मेरे पिता को कभी दिल की कोई शिकायत नहीं थी। पिछले ही महीने उनका इलाज हुआ था। डॉक्टर ने कहा था बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आपको संदेह है? महेश चंद्र राय ने कहा, बहुत गहरा संदेह है, लेकिन यह बात अलग है। अलग कैसे? महेश चंद्र राय ने एक पल रुककर कहा, वमकेश बाबू, उस धर्मशाला में एक बहुत पुरानी कहानी है। वमकेश आगे झुक गए। बताइए, महेश चंद्र राय ने कहा। उस धर्मशाला में कहते हैं कि हर अमावस्या की रात एक अजीब बात होती है। रात को धर्मशाला का एक खास कमरा बंद रहता है। उस कमरे पर कोई नहीं जाता, लेकिन सुबह जब देखते हैं तो उस कमरे में कोई रहा होता है। बिस्तर पर सिलवट होती है, एक दीपक जला होता है, एक फूल रखा होता है। कमरे में एक पल की चुप्पी। और वह मेहमान? वमकेश ने पूछा। गायब हो जाता है। महेश चंद्र राय ने कहा, सुबह वह कमरा खाली मिलता है। कोई नहीं जानता कौन आता है और कहां जाता है। धर्मशाला के नौकर डरते हैं उस कमरे के पास जाने से। और उस रात जब वह रहस्यमय मेहमान आता है? हां, महेश चंद्र राय ने कहा, उसी रात धर्मशाला के किसी और कमरे में एक मृत्यु होती है। वमकेश बिल्कुल चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी। मैं उनके चेहरे को देख रहा था। उनकी आंखों में वह चमक अब पूरी तरह वापस आ गई थी। हर अमावस्या? उन्होंने धीमे से कहा। हां, महेश चंद्र राय ने कहा, पिछले कुछ सालों में जितनी अमावस्याएं बीती हैं उतनी बार यह हुआ है। कभी कभी एक अमावस्या में कोई नहीं मरा, लेकिन जब मरा तो हमेशा उसी रात जब वह रहस्यमय मेहमान आया। आपने यह कहां से जाना? महेश चंद्र राय ने कहा, जब पिताजी मरे तो मैं वहां गया। धर्मशाला के नौकरों से बात की, पड़ोस के लोगों से बात की, सबने यही बताया। और पुलिस? महेश चंद्र राय ने कहा, पुलिस ने दिल का दौरा मान लिया, कोई जांच नहीं की। आपके पिता से पहले भी कोई मरा था? हां, महेश चंद्र राय ने कहा, पिछले 2 सालों में 3 लोग मर चुके हैं उस धर्मशाला में। अमावस्या की रात। सबको दिल का दौरा या अचानक बीमारी बताया गया। वमकेश उठ गए। उन्होंने कमरे में टहलना शुरू किया। यह उनकी पुरानी आदत थी। जब दिमाग तेज चलता था तो पैर भी चलने लगते थे। 3 साल में 4 मौतें, उन्होंने कहा। महेश चंद्र राय ने कहा, हां, और हर बार अमावस्या? हां, और हर बार वह रहस्यमय मेहमान। महेश चंद्र राय ने कहा, वमकेश बाबू, इसीलिए आपके पास आया हूं, कोई माने या ना माने। मुझे यकीन है कि मेरे पिता को किसी ने मारा। वमकेश रुक गए। आपके पिता का नाम क्या था? रमाकांत राय। वह कितने साल के थे? 55। कोई दुश्मन था उनका? महेश चंद्र राय ने सोचा। कोई बड़ा दुश्मन नहीं था, साधारण इंसान थे। अनाज का छोटा सा व्यापार था, घर और परिवार में रहते थे। वमकेश ने कहा, ठीक है, मैं यह मामला लेता हूं। महेश चंद्र राय की आंखों में राहत आई। धन्यवाद वमकेश बाबू, लेकिन एक बात, अगली अमावस्या कब है? महेश चंद्र राय ने सोचा। 5 दिन बाद, वमकेश ने कहा। तो हमारे पास 5 दिन हैं। हम उस धर्मशाला में किराएदार की तरह जाएंगे। हमारी असली पहचान किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। महेश चंद्र राय ने कहा। आप खुद जाएंगे? हां, वमकेश ने कहा। अजीत भी साथ होंगे? मेरे मन में एक सिहरन उठी। अमावस्या की रात, एक रहस्यमय मेहमान और हर बार एक मौत। यह मामला बाकी मामलों से बहुत अलग था। महेश चंद्र राय चले गए। रात को हम दोनों बैठे रहे। वमकेश ने कहा, अजीत, इस मामले में बहुत असाधारण बात है। क्या? हर अमावस्या? वमकेश ने कहा, यह कोई संयोग नहीं हो सकता। कोई इस तारीख को क्यों चुनेगा? अमावस्या की रात सबसे काली होती है, कोई चांद नहीं।
अंधेरा सबसे गहरा। तो हत्यारे को अंधेरे की जरूरत है? वमकेश ने कहा। शायद, लेकिन एक और बात। क्या? वह रहस्यमय मेहमान जो उसी रात आता है और सुबह गायब हो जाता है, यह कौन है? यही तो सवाल है, वमकेश ने कहा। और यह बात भी, वह मेहमान हर बार उसी कमरे में आता है, उसी कमरे में एक दीपक जलाता है, एक फूल रखता है। यह किसी को मारने वाले का काम नहीं लगता, यह किसी को याद करने वाले का काम लगता है। मतलब? वमकेश ने कहा। मतलब यह हो सकता है कि वह रहस्यमय मेहमान और हत्यारा एक नहीं है, तो दो अलग अलग लोग, वमकेश ने कहा। शायद, या शायद एक ही है। अभी पक्का नहीं। मैं उस रात देर तक नहीं सो पाया। अगले दिन से तैयारी शुरू हुई। वमकेश ने कहा, इस बार हम दोनों के नकली नाम होंगे। मैं आनंद कुमार बंसल हूंगा, एक व्यापारी। तुम होगे मेरे मुनीम, सुरेश मित्र। ठीक है। और एक बात, वमकेश ने कहा, वहां जो भी दिखे, जो भी सुनो, जो भी महसूस हो, तुरंत मुझे बताओ। कोई भी बात छोटी नहीं होती। हाँ। वमकेश ने नारायणपुर के बारे में जानकारी जुटाई। पता चला कि नारायणपुर एक छोटा सा कस्बा था, गंगा के किनारे। वहां एक पुराना मंदिर था। पितृपक्ष में बहुत श्रद्धालु आते थे। माधव निवास धर्मशाला उस मंदिर के पास ही थी। उसके मालिक थे हरिमोहन डे। हरिमोहन डे। वमकेश ने वह नाम डायरी में लिखा। उन्होंने और क्या पता लगाया? पिछले 3 सालों में उस धर्मशाला में 4 मौतें हुई थीं। पहली मौत 2 साल पहले एक बूढ़े वकील की, रतनलाल चतुर्वेदी, कोलकाता के। वह भी पितृपक्ष में गए थे। अमावस्या की रात मरे। दूसरी मौत उसी साल एक व्यापारी, शंकर प्रसाद, हुगली से। डॉक्टर ने कहा पेट की बीमारी। तीसरी मौत 1 साल पहले एक सरकारी बाबू, विशंभर दास, दिल का दौरा। चौथी मौत हाल की, रमाकांत राय, महेश चंद्र राय के पिता। वमकेश ने इन 4 नामों को डायरी में लिखा। अजीत, उन्होंने कहा। हां, इन 4 में कोई समानता है? मैंने सोचा। सब पुरुष हैं, सब अधेड़ उम्र के, वमकेश ने कहा। यह तो है, लेकिन और कुछ? मैं सोचता रहा। वमकेश ने कहा, बाद में पता चलेगा। अभी चलने की तैयारी करते हैं। 5 दिन बाद, अमावस्या से 1 दिन पहले, हम हावड़ा से ट्रेन में बैठे। ट्रेन में बैठते ही मैंने महसूस किया कि वमकेश एक अलग मोड़ में आ गए हैं। वह अब आनंद कुमार बंसल थे, एक व्यापारी जो पितृपक्ष में पिंडदान के लिए जा रहा है। उनके बोलने का तरीका थोड़ा बदल गया था, थोड़ा ज्यादा सरल, थोड़ा कम तेज। मैं उनका मुनीम सुरेश मित्र था। ट्रेन में कुछ और यात्री भी थे। एक बूढ़े पंडित जी, सफेद धोती, माथे पर तिलक, हाथ में एक पुरानी पोथी। वह अपनी पोथी पढ़ रहे थे, लेकिन कभी कभी ऊपर देखते और यात्रियों को देखते। एक युवक, लगभग 25 साल का, सांवला, चंचल आंखें। वह बार बार खिड़की से बाहर देखता और फिर अपनी जगह पर बेचैनी से हिलता। एक औरत, 40-45 साल की, सफेद साड़ी, आंखों के नीचे काले घेरे। वह बिल्कुल चुप बैठी थी, खिड़की से बाहर देख रही थी। वमकेश ने इन सबको देखा। उन्होंने पंडित जी से बात शुरू की। पंडित जी, आप भी नारायणपुर जा रहे हैं? पंडित जी ने पोथी बंद की। हाँ बेटा, रामकांत शास्त्री हूं। हर साल पितृपक्ष में जाता हूं। बहुत पुराना संबंध है उस मंदिर से। माधव निवास धर्मशाला में रुकते हैं? पंडित जी के चेहरे पर एक भाव आया। हाँ, वहीं रुकता हूं, पिछले 20 सालों से। वमकेश ने आश्चर्य का अभिनय किया। 20 साल? बहुत पुराना है, पंडित जी ने कहा। हाँ, अच्छी धर्मशाला है। हरिमोहन बाबू बहुत सेवाभावी इंसान हैं, वमकेश ने कहा। मैंने सुना है कि वहां कुछ अजीब बातें होती हैं। पंडित जी के चेहरे पर एक सतर्कता आई। क्या सुना? वमकेश ने कहा। किसी ने बताया था कि अमावस्या की रात कुछ होता है। पंडित जी चुप हो गए। कुछ देर बाद बोले, भाई, यह जगह पवित्र है, गंगा किनारे है। वहां जो होता है वह मैं नहीं समझा पाऊंगा तुम्हें। बस यह जानो कि भगवान की लीला अपरंपार है। उनकी बात में एक बचाव था। वमकेश ने कुछ और नहीं पूछा। ट्रेन आगे बढ़ती रही। वह युवक जो बेचैन था, उसने अपनी जगह से कहा, माधव निवास की कहानी मैं जानता हूं। हम दोनों ने उसकी तरफ देखा। वह आगे बैठ गया। मेरा नाम बिपिन चंद्र घोष है। कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ता हूं। इतिहास। मुझे पुरानी जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों में दिलचस्पी है, वमकेश ने कहा। तो बताइए, बिपिन चंद्र ने कहा। माधव निवास धर्मशाला बहुत पुरानी है। हरिमोहन डे के दादाजी ने बनाई थी। उनके परिवार में एक बहुत पुरानी कहानी है। क्या कहानी? बिपिन चंद्र ने कहा।
लगभग 20-25 साल पहले हरिमोहन डे के एक पुराने दोस्त थे, गोवर्धन राय। दोनों बचपन के यार थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। गोवर्धन राय पर धर्मशाला के पैसों में गड़बड़ी का आरोप लगा। उन्हें जेल हो गई। जेल में क्या हुआ? बिपिन चंद्र ने कहा। 2 साल में वह जेल में ही मर गए, वमकेश ने कहा। और उनका परिवार? बिपिन चंद्र ने कहा। एक बेटा था, नरेश राय, उस समय लगभग 20 साल का। उसने कसम खाई थी कि वह इंसाफ लेकर रहेगा। अब वह कहां है? बिपिन चंद्र ने कहा। पता नहीं, गायब हो गया। उसके बाद उस सफेद साड़ी वाली औरत ने पहली बार मुंह खोला। ये सब पुरानी बातें हैं। हम सब ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, मैं कमला देवी हूं। मेरे पति 2 साल पहले उसी धर्मशाला में मरे थे। कमरे में एक खामोशी। वमकेश ने धीमे से कहा, माफ करना, आपके पति का नाम? कमला देवी ने कहा, रतनलाल चतुर्वेदी। वमकेश की आंखें एक पल के लिए सिकुड़ी। मैंने भी याद किया, रतनलाल चतुर्वेदी, पहली मौत, बूढ़े वकील। आप अब वहां क्यों जा रही हैं? कमला देवी ने कहा, क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि मेरे पति की मौत स्वाभाविक थी। मैं हर साल जाती हूं, उस जगह को देखती हूं, शायद कोई जवाब मिले। ट्रेन में एक अजीब खामोशी छा गई। पंडित रामकांत शास्त्री ने फिर से पोथी खोल ली। बिपिन चंद्र खिड़की से बाहर देखने लगा और कमला देवी फिर से चुप हो गई। शाम को हम नारायणपुर पहुंचे, छोटा कस्बा, गंगा के किनारे। शाम की धूप में गंगा का पानी सोने जैसा चमक रहा था। किनारे पर कुछ लोग बैठे थे। दूर एक मंदिर का शिखर दिख रहा था और वह धर्मशाला, माधव निवास। गंगा किनारे से थोड़ा हटकर एक बड़ी सी पुरानी इमारत, 2 मंजिला, पुराने समय की बनावट। सामने एक बड़ा आंगन। आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर फैली हुई थीं। पेड़ पर लाल धागे बंधे थे, शायद मनोकामनाओं के। दरवाजे पर एक छोटी सी नेम प्लेट थी, माधव निवास धर्मशाला, स्थापना सन 1875। बहुत पुरानी। हम अंदर गए। आंगन में 2 नौकर थे। एक पानी भर रहा था, दूसरा झाड़ू लगा रहा था। स्वागत कक्ष में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसे देखकर मेरे मन में पहला विचार यह आया कि यह आदमी किसी जमाने में बहुत रोबीला रहा होगा, लेकिन उम्र ने उसे झुका दिया था। वह लगभग 60-65 साल का था। भारी शरीर, लेकिन अब ढीला पड़ गया था। सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, चेहरे पर गहरी रेखाएं। वह एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा था और एक लेजर में कुछ लिख रहा था। हमें देखकर उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें। मैंने उसकी आंखों को देखा और एक अजीब सा एहसास हुआ। उन आंखों में एक थकान थी, एक पुरानी थकान, जैसे वह कोई भार बहुत सालों से ढो रहे हों। आइए, उन्होंने कहा। आवाज गहरी थी। वमकेश ने कहा, मैं आनंद कुमार बंसल हूं। यह मेरे मुनीम सुरेश मित्र पितृपक्ष में आए हैं। वह आदमी उठा। हरिमोहन डे हूं, धर्मशाला का प्रबंधक। कमरे मिलेंगे? हाँ, हरिमोहन डे ने कहा। कितने दिन रुकेंगे? 4-5 दिन। ठीक है, 2 कमरे देता हूं। नीचे हरिमोहन डे ने एक नौकर को बुलाया। माधव, एक बूढ़ा नौकर आया। यह भी बहुत पुराना था, हरिमोहन डे जितना ही। उसकी पीठ झुकी हुई थी। चलते वक्त एक पैर थोड़ा घसीटता था। इन साहबों को कमरा नंबर 3 और 4 दिखाओ। हम माधव के पीछे चले। गलियारे से गुजरते हुए मैंने चारों तरफ देखा। धर्मशाला बड़ी थी। नीचे की मंजिल पर 8-10 कमरे थे, ऊपर भी उतने ही। एक बड़ा सामूहिक भोजन कक्ष था। एक छोटा मंदिर था जिसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, और एक कमरा गलियारे के सबसे अंत में। उस कमरे का दरवाजा बंद था। उस पर कोई नंबर नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी का दरवाजा जिसकी दरारों से अंदर का अंधेरा झांकता था। मैंने माधव से पूछा, वह कमरा कौन सा है? माधव रुक गया। उसने उस कमरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ आया। वह कमरा बंद रहता है बाबू। क्यों? माधव ने धीमे से कहा। साहब का हुक्म है। वह आगे बढ़ गया। कमरे में आकर जब माधव गया तो वमकेश ने कहा, वह बंद कमरा। हाँ, मैंने कहा। माधव की आंखों में डर था। वमकेश ने कहा, और एक बात। क्या? उस कमरे के दरवाजे पर धूल नहीं थी? मैंने सोचा। बंद कमरे के दरवाजे पर धूल होनी चाहिए, वमकेश ने कहा। हाँ, अगर वह कमरा सच में बंद हो तो, लेकिन उस दरवाजे पर धूल नहीं थी, मतलब उसे हाल ही में साफ किया गया है। तो कोई उस कमरे में जाता है? हाँ, रात को खाने की मेज पर। वहां कई यात्री थे। वमकेश ने सबकी तरफ देखा। ट्रेन में मिले लोग थे। पंडित रामकांत शास्त्री, बिपिन चंद्र, कमला देवी और कुछ और लोग भी थे। एक मोटा और गोरा आदमी,
50 साल का। वह बहुत जोर जोर से बोल रहा था, सबको अपनी बातें सुना रहा था। उसका नाम था किशोरीलाल मेहता। वह इलाहाबाद से आया था। एक बूढ़ी औरत 70 साल की, बहुत धीरे धीरे खाना खा रही थी। उसका नाम था बसंती देवी। उसके साथ एक जवान लड़की भी थी जो शायद उसकी पोती थी, और एक आदमी जो एक कोने में अकेला बैठा था। वह आदमी, उसे देखकर एक अजीब सा एहसास हुआ। वह लगभग 45 साल का था, पतला, लंबा। उसका चेहरा बहुत गंभीर था, आंखें गहरी, और उन आंखों में एक बात थी जिसे मैं पहचान नहीं पाया। वह किसी से बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप खाना खा रहा था। वमकेश ने उसे देखा। मैंने देखा कि वमकेश की नजर उस आदमी पर एक बार ठहरी और आगे बढ़ गई। खाने के बाद हरिमोहन डे सबसे थोड़ी थोड़ी बात करने लगे। वमकेश उनके पास गए। हरिमोहन बाबू, वमकेश ने कहा, यह धर्मशाला बहुत पुरानी है। हरिमोहन डे ने कहा, हाँ, मेरे दादाजी ने बनाई थी, बहुत अच्छी जगह है, गंगा किनारे। हरिमोहन डे ने कहा, गंगा की कृपा है। वमकेश ने कहा, मैंने सुना है कि यहां हर अमावस्या को कुछ खास होता है। हरिमोहन डे का चेहरा एक पल के लिए बदला। फिर उन्होंने कहा, अफवाहें होती रहती हैं, आप ध्यान मत दीजिए। वमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी बात है। वह आदमी जो अकेले बैठा था वह उठकर जाने लगा। वमकेश ने उसे कहा, भाई साहब, आप भी पितृपक्ष में आए हैं? वह आदमी रुका, मुड़ा, उसकी आंखें। हाँ, आपका नाम? वह आदमी ने एक पल रुककर कहा, विजय कुमार। कहां से आए हैं? बनारस से। वह चला गया। रात को अपने कमरे में आकर वमकेश ने कहा, अजीत? हाँ। वह आदमी, विजय कुमार? हाँ। क्या है उसके बारे में? वमकेश ने कहा। उसकी आंखें, उनमें एक पुरानी नाराजगी है, एक पुरानी जलन जो बहुत सालों से जल रही है, और उसने नाम बताने में देरी की। वमकेश ने कहा, हाँ। एक पल रुका, मतलब उसने सोचा। वमकेश ने कहा, या उसने जल्दी से कोई नाम सोचा। मेरे मन में वह पुरानी कहानी आई जो बिपिन चंद्र ने ट्रेन में बताई थी, गोवर्धन राय का बेटा नरेश राय। लेकिन मैंने वमकेश को कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह गंगा किनारे जाने के बहाने वमकेश ने उस धर्मशाला के आसपास खोजबीन की। मैं भी साथ था। गंगा किनारे एक पुराने पंडित बैठे थे, यात्रियों को पूजा करवा रहे थे। वमकेश उनके पास गए। पंडित जी, उन्होंने कहा, इस माधव निवास धर्मशाला के बारे में कुछ जानते हैं? पंडित ने ऊपर देखा। पुरानी जगह है, कुछ जानना है? हाँ, कहते हैं कि वहां हर अमावस्या को कोई रहस्यमय मेहमान आता है। पंडित ने कहा, भाई, यह इलाका पुराना है, यहां बहुत कुछ होता है जो समझ नहीं आता, लेकिन उस मेहमान के बारे में कोई जानकारी है? पंडित ने थोड़ा सोचा। एक बात सुनी है। क्या? उस धर्मशाला में एक कमरा है, उसमें कभी एक इंसान रहता था, बहुत साल पहले। उस इंसान को वहां से जाना पड़ा, जबरदस्ती, और फिर वह कभी वापस नहीं आया। क्यों? पंडित ने कहा, उस पर इल्जाम लगा था, झूठा इल्जाम। उसे जेल हो गई, और जेल में मर गया। पंडित ने देखा। आपको पता है? वमकेश ने कहा। बस अनुमान। पंडित ने कहा, हाँ, जेल में मर गया, बेइज्जती में, और कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी उस कमरे में आती है, हर अमावस्या को। वमकेश ने पूछा, और जो उस रात मरते हैं वे कौन होते हैं? पंडित ने कहा, मुझे नहीं पता। पंडित के चेहरे पर एक छाया थी जो बता रही थी कि वह कुछ और भी जानता है, लेकिन कहना नहीं चाहता। हम वापस धर्मशाला की तरफ चले। रास्ते में वमकेश ने कहा, अजीत, वह जो कमरा है, बंद कमरा, वह गोवर्धन राय का कमरा था। तो उनकी आत्मा आती है? वमकेश ने कहा, आत्मा नहीं, कोई इंसान आता है। नरेश राय? वमकेश ने धीमे से कहा, शायद। धर्मशाला में वापस आकर हमें एक नई बात पता चली, माधव ने बताया। बाबू, आज रात अमावस्या है। हाँ, वमकेश ने कहा। माधव ने धीमे से कहा, रात को अपने कमरे से बाहर मत निकलिएगा। क्यों? माधव ने कहा। बस। वमकेश ने माधव को देखा। माधव, तुम यहां कितने सालों से हो? माधव ने कहा, 50 साल से। 50 साल। और वह गोवर्धन राय, तुम उन्हें जानते थे? माधव की आंखें बदली। हाँ। क्या हुआ था उनके साथ? माधव ने इधर उधर देखा। बाबू, ये बातें यहां नहीं होती। फिर कहां? माधव ने कहा, शाम को गंगा किनारे। उस शाम गंगा किनारे। माधव अकेला बैठा था। हम उसके पास गए। माधव ने बोलना शुरू किया, धीमे से, जैसे कोई बहुत पुरानी और भारी बात कह रहा हो। गोवर्धन राय बाबू बहुत अच्छे इंसान थे। वमकेश बाबू, उन्होंने कहा। उन्होंने मुझे पहचाना। माधव, तुम यहां काम करते हो?
ऐसे कहते थे जैसे मैं परिवार का हिस्सा हूं। और हरिमोहन डे? माधव ने कहा। हरिमोहन बाबू और गोवर्धन बाबू बचपन के दोस्त थे। लेकिन माधव ने कहा, धर्मशाला में पैसे गायब हो रहे थे, बहुत पैसे। हरिमोहन बाबू ने इल्जाम लगाया गोवर्धन बाबू पर। और वह इल्जाम झूठा था? माधव की आंखों में आंसू आ गए। बाबू, मैं जानता हूं, मैंने देखा था। पैसे कौन लेता था? किसने लिए? माधव चुप रहा, डर गया था। वमकेश ने धीमे से कहा, माधव, उस रात जो मृत्युएं होती हैं वे कौन होते हैं? माधव ने एक लंबी सांस ली। जो लोग उस मामले में शामिल थे, जिन्होंने गोवर्धन बाबू के खिलाफ गवाही दी, जो झूठ बोले, वह लोग मर रहे हैं, माधव ने कहा। हाँ, कौन मार रहा है उन्हें? माधव ने कहा। मुझे नहीं पता, वमकेश ने कहा। माधव, रतनलाल चतुर्वेदी, शंकर प्रसाद, विशंभर दास, रमाकांत राय, ये चारों उस मामले में शामिल थे, माधव ने धीमे से कहा। रतनलाल बाबू वकील थे, उन्होंने ही केस लड़ा था गोवर्धन बाबू के खिलाफ। शंकर प्रसाद गवाह थे, झूठे गवाह। विशंभर दास बाबू सरकारी आदमी थे, उन्होंने कागजात में गड़बड़ी की थी। और रमाकांत राय, महेश चंद्र राय के पिता? माधव चुप हो गया, फिर धीमे से बोला, वह भी गवाह थे, माधव ने कहा। बाबू, ये सब 20 साल पुरानी बात है, लेकिन अब कोई है जो इंसाफ कर रहा है। कौन है वह? माधव ने कहा। मुझे नहीं पता। वह उठ गया। बाबू, आज रात सावधान रहना, अमावस्या है। वह चला गया। हम धर्मशाला में वापस आए। रात का खाना, सब मेज पर थे। वमकेश बहुत शांत थे, उनकी आंखें हर चेहरे पर जाती थीं। किशोरी लाल मेहता जोर जोर से बोल रहा था। पंडित रामकांत शास्त्री चुप थे। बिपिन चंद्र बेचैन था। कमला देवी बिल्कुल चुप थी। और विजय कुमार, वह फिर एक कोने में अकेला था। वमकेश ने उसके पास जाकर कहा, भाई साहब, अकेले क्यों बैठते हैं? विजय कुमार ने वमकेश को देखा। उसकी आंखों में एक सतर्कता आई। आदत है। किस चीज के लिए आए हैं यहां? विजय कुमार ने कहा। पिंडदान। किसका? विजय कुमार ने कहा। पिता का, वमकेश ने कहा। उनके नाम पर फूल चढ़ाते हैं? विजय कुमार की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हुई, फिर वापस सामान्य हो गईं। हाँ। किस मंदिर में? विजय कुमार ने कहा। जहां मन करे। खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में गए। हम भी। रात के करीब 10 बजे, वमकेश ने कहा। अजीत, आज रात जागना होगा। हाँ, वमकेश ने कहा। लेकिन एक बात। क्या? वमकेश ने कहा। आज रात कोई मरेगा। मैंने उन्हें देखा। क्या? वमकेश ने कहा। मुझे यकीन है। आज रात अमावस्या है और धर्मशाला में बहुत लोग हैं। जिसे भी मारना है वह आज रात करेगा। हम किसे बचाएं? वमकेश ने कहा। यही जानना है। उन्होंने कुछ देर सोचा। वमकेश ने कहा, वे 4 जो मरे, रतनलाल चतुर्वेदी, शंकर प्रसाद, विशंभर दास, रमाकांत राय, ये चारों उस पुराने मामले में शामिल थे। अब इनमें से कौन बचा है? वमकेश ने कहा। यही सवाल है। माधव ने नाम बताए। 4 नाम। लेकिन क्या और भी लोग थे उस मामले में? हाँ, और एक था, वमकेश ने कहा। कौन? वमकेश ने धीमे से कहा। जज। हाँ, जिस जज ने गोवर्धन राय को सजा दी थी। और वह जज अब? वमकेश ने कहा। यही पता करना है, उन्होंने कहा। और एक और बात, आज रात वह रहस्यमय मेहमान आएगा। उस बंद कमरे में उसे देखना होगा। हम इंतजार करते रहे। रात गहराती रही। 11 बजे, 12 बजे। धर्मशाला में सन्नाटा था। कभी कभी दूर से गंगा का बहाव सुनाई देता था और एक उल्लू की आवाज। रात के करीब 1 बजे वमकेश ने मेरा हाथ पकड़ा। सुनो। मैंने सुना। गलियारे में कदमों की आवाज, बहुत धीमी, बहुत सधी। वमकेश ने इशारा किया। हम दोनों दरवाजे के पास आए। वमकेश ने दरवाजा बहुत धीरे से खोला। गलियारे में एक आकृति, अंधेरे में, वह उस बंद कमरे की तरफ जा रही थी। हम उसके पीछे चले, बहुत सावधानी से। वह आकृति उस बंद कमरे के दरवाजे के पास रुकी, जेब से कुछ निकाला, चाबी, ताला खोला, अंदर गई। वमकेश ने मुझे रोका। अभी नहीं। हम कुछ देर इंतजार करते रहे। फिर वमकेश ने उस दरवाजे के पास जाकर बहुत धीरे से उसे खोला। अंदर एक दीपक जल रहा था और उस दीपक की रोशनी में एक आदमी बैठा था। उसने एक फूल रखा था सामने, जैसे किसी की कब्र के पास रखते हैं, और वह रो रहा था, बिल्कुल चुपचाप। हमने उसे नहीं देखा था ठीक से, लेकिन जब वमकेश ने टॉर्च जलाई, वह आदमी चौंका, मुड़ा, और मैंने देखा विजय कुमार, वही जो सबसे अलग बैठता था, वही जिसकी आंखों में वह पुरानी नाराजगी थी। विजय कुमार की आंखों में पहले डर आया, फिर एक लंबी उदासी। वमकेश ने शांत स्वर में कहा, बैठिए,
विजय कुमार बैठ गया। वमकेश भी बैठ गए। मैं भी, उस छोटे से कमरे में, दीपक की रोशनी में। वमकेश ने कहा, नरेश राय। विजय कुमार के पूरे शरीर में एक कंपन आया। वमकेश ने कहा, आपके पिता गोवर्धन राय थे? विजय कुमार यानी नरेश राय ने आंखें बंद कर ली। हाँ, उसने धीमे से कहा। यहां क्यों आते हैं? नरेश राय ने आंखें खोली। उनमें आंसू थे। ये मेरे पिता का कमरा था। जब वह यहां रहते थे, धर्मशाला में काम करते थे, बहुत सालों तक। और हर अमावस्या को, नरेश राय ने कहा, हर अमावस्या को मैं आता हूं। उनकी याद में एक दीपक जलाता हूं, एक फूल रखता हूं। बस इतना? नरेश राय ने कहा। बस इतना, वमकेश ने कहा। वे मौतें, वे 4 मौतें जो अमावस्या की रात हुई, नरेश राय ने कहा। मैंने नहीं की, आपने नहीं की। नरेश राय की आंखों में एक दर्द था। वमकेश बाबू, उसने कहा, मुझे पता है, सब समझते हैं कि मैं बदला ले रहा हूं, लेकिन मैं नहीं। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि हिंसा से कुछ नहीं होता। तो आप बस आते हैं, याद करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, नरेश राय ने कहा, इसीलिए मैं रात को आता हूं और सुबह से पहले निकल जाता हूं। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहां देखे। हरिमोहन डे मुझे देखेंगे तो क्या करेंगे? नरेश राय ने कहा, मुझे भी वही कर देंगे जो मेरे पिता के साथ किया। कमरे में खामोशी। तो वे मौतें, वमकेश ने कहा। कौन कर रहा है? नरेश राय ने कहा। यही मैं भी जानना चाहता हूं। मुझे डर है। मैं हर साल आता हूं और हर साल कुछ न कुछ हो जाता है। लोग सोचते हैं मैंने किया, लेकिन आप बेगुनाह हैं, नरेश राय ने कहा। हाँ, वमकेश ने उनकी आंखों में देखा, एक लंबी नजर। ठीक है, वमकेश ने कहा, अभी आप यहीं रहिए। सुबह होने से पहले यहां से निकलिएगा नहीं। नरेश राय ने हाँ में सिर हिलाया। हम बाहर निकले, गलियारे में। वमकेश ने कहा, अजीत? हाँ। नरेश राय, हत्यारा नहीं है तो कौन है? वमकेश ने कहा, रात बाकी है। हम अपने कमरे में नहीं गए, गलियारे में ही रहे, अंधेरे में। एक तरफ नरेश राय का कमरा था, दूसरी तरफ बाकी कमरे। वमकेश ने कहा, अजीत? किशोरी लाल मेहता, वह इलाहाबाद से आया है, उसके बारे में सोचो। क्या? वमकेश ने कहा, वह बहुत बोलता है, बहुत जोर जोर से, जैसे सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा हो। ध्यान भटकाना, वमकेश ने कहा। शायद। और पंडित रामकांत शास्त्री, वह तो 20 साल से यहां आते हैं, वमकेश ने कहा। हाँ, 20 साल, ठीक उतने ही सालों से जितने साल पहले वह मामला हुआ था। मेरे मन में एक विचार आया, पंडित जी उस मामले में थे? वमकेश ने कहा। माधव ने 5 लोगों के नाम नहीं बताए, 4 बताए। 5वां कौन था? जज, वमकेश ने कहा। और पंडित रामकांत शास्त्री क्या करते थे पहले? मुझे नहीं पता, वमकेश ने कहा। और एक बात, उन्होंने जब भी उस पुराने मामले की बात आई तो बातें घुमाई, जहाज को दूसरी तरफ मोड़ा। रात के 2 बज चुके थे और तभी एक आवाज, बहुत धीमी, किसी के कमरे से। हम सतर्क हो गए। वमकेश ने उस तरफ इशारा किया। कमरा नंबर 7, किशोरी लाल मेहता का कमरा। हम उस कमरे की तरफ बढ़े, दरवाजे के पास आए। अंदर से एक अजीब आवाज, जैसे कोई खांस रहा हो या घुट रहा हो। वमकेश ने दरवाजा धक्का दिया, बंद था। उन्होंने जोर से धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। अंदर किशोरी लाल मेहता बिस्तर पर था। उसका चेहरा नीला पड़ रहा था, सांसें बहुत कठिन थीं। वमकेश ने तुरंत कहा, जल्दी सबको जगाओ, डॉक्टर लाओ। मैं भागा। धर्मशाला में शोर हो गया। हरिमोहन डे भाग कर आए, माधव आया, कुछ और यात्री आए। एक नौकर गांव में डॉक्टर को लेने दौड़ा। वमकेश किशोरी लाल के पास बैठे थे, उनके मुंह पर पानी डाल रहे थे। मेज पर पानी का एक गिलास था। वमकेश ने वह गिलास उठाया, सूंघा। उनके चेहरे पर एक भाव आया। उन्होंने वह गिलास एक तरफ रख दिया। हरिमोहन डे, उन्होंने कहा। हरिमोहन डे पास आए। हाँ? वमकेश ने गिलास की तरफ इशारा किया। इस गिलास को कोई हाथ न लगाए। हरिमोहन डे ने गिलास को देखा। उनके चेहरे पर एक भाव आया जिसे मैं उस अंधेरे और शोर में ठीक से नहीं देख पाया। डॉक्टर आया। किशोरी लाल का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, बहुत मुश्किल है, जहर का असर है, जहर। सबने एक दूसरे को देखा। किशोरी लाल बच गए, बड़ी मुश्किल से, लेकिन बच गए। उस रात कोई नहीं मरा। सुबह नरेश राय गए थे, जैसा उन्होंने कहा था। सब थके हुए थे। डॉक्टर ने कहा था कि किशोरी लाल के पानी में कोई जहरीला पदार्थ मिला था। पुलिस को बुलाने की बात हुई, लेकिन वमकेश ने कहा, अभी नहीं। वह हरिमोहन डे के पास गए। हरिमोहन बाबू, उन्होंने कहा, वह गिलास। हरिमोहन डे ने कहा,
वह गिलास गायब हो गया। वमकेश की आंखें सिकुड़ी। कब? रात के उस शोर में, वमकेश ने कहा। किसी ने उठाया, हरिमोहन डे ने कहा। मुझे नहीं पता कौन। वमकेश ने हरिमोहन डे को देखा, एक लंबी नजर। हरिमोहन बाबू, उन्होंने कहा। किशोरी लाल मेहता कौन है? हरिमोहन डे ने कहा। एक यात्री। और पहले? हरिमोहन डे चुप हो गए। वमकेश ने कहा, 20 साल पहले गोवर्धन राय के मामले में। इलाहाबाद का एक न्यायाधीश था, उसका नाम था किशोरी लाल मेहता। हरिमोहन डे का चेहरा पत्थर की तरह हो गया। वमकेश ने कहा, वही किशोरी लाल मेहता है ना? हरिमोहन डे ने कोई जवाब नहीं दिया। वमकेश ने कहा, और रतनलाल चतुर्वेदी, शंकर प्रसाद, विशंभर दास, रमाकांत राय, ये चारों भी उसी मामले में शामिल थे। हरिमोहन डे की आंखें नीचे झुक गईं। वमकेश ने कहा, और इन 5 में से 4 मर चुके हैं। 5वें को मारने की कोशिश हुई। हरिमोहन डे ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। वमकेश ने कहा, आप जानते हैं? हरिमोहन डे ने ऊपर देखा। उनकी आंखों में एक जटिलता थी, बहुत सारी भावनाएं एक साथ। वमकेश ने कहा, आपकी पत्नी कहाँ है? हरिमोहन डे चौंके। क्यों? वमकेश ने कहा, मैंने सुना है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हरिमोहन डे ने कहा, ऊपर हैं, बहुत कम बाहर आती हैं। वमकेश ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? हरिमोहन डे ने कहा, क्यों? एक बार। हरिमोहन डे ने एक लंबी सांस ली। ठीक है। हम ऊपर गए। एक कमरे में सुमित्रा देवी, वह 55-60 साल की थी, बिस्तर पर बैठी थी। चेहरे पर एक स्थायी उदासी थी, लेकिन उनकी आंखों में एक आग थी जो बुझी नहीं थी। वमकेश ने उन्हें देखा। सुमित्रा जी, उन्होंने कहा। सुमित्रा देवी ने उन्हें देखा। आप कौन हैं? वमकेश ने कहा, मैं सत्यावेशी हूं, व्योमकेश बख्शी। सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक भाव आया। सत्यावेशी? हां, सुमित्रा देवी ने कहा। बहुत देर से आए। वमकेश ने कहा, क्या मतलब? सुमित्रा देवी ने कहा, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रही थी कि कोई आएगा जो सच जानना चाहेगा। वमकेश बैठ गए। सुमित्रा देवी ने कहा, गोवर्धन राय, वह मेरे भाई थे। कमरे में एक पल का सन्नाटा। आपके भाई? वमकेश ने दोहराया। हां, सुमित्रा देवी ने कहा, मैंने हरिमोहन से शादी की उनके कहने पर, उनकी बातों पर विश्वास करके। मुझे क्या पता था? सुमित्रा देवी की आंखें भर आईं कि वह मेरे भाई को बर्बाद करेंगे। वमकेश ने कहा, आपके पति ने? सुमित्रा देवी ने कहा, हां, धर्मशाला के पैसे हरिमोहन खुद लेते थे, लेकिन इल्जाम मेरे भाई पर लगाया। मेरे भाई से उनकी कोई पुरानी रंजिश थी। कोई पुरानी बात? कौन सी बात? सुमित्रा देवी ने कहा, पहले हरिमोहन चाहते थे कि यह धर्मशाला मेरे भाई के नाम हो, लेकिन जब मेरे पिता ने यह धर्मशाला हरिमोहन के नाम की तो मेरे भाई ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हरिमोहन को डर था कि कहीं भाई दावा ना करे, तो उन्होंने पहले से हटा दिया। सुमित्रा देवी ने कहा, हां, और मैं देखती रही। क्या कर सकती थी? पत्नी थी, किसे बताती? और वे मौतें? वमकेश ने पूछा। सुमित्रा देवी चुप हो गई। एक लंबी चुप्पी। फिर बोली, मुझे पता था कि एक न एक दिन गोवर्धन के जो दुश्मन थे वे मरेंगे। आपको पता था? हां, आपको पहले से पता था। सुमित्रा देवी की आंखों में वह आग और तेज हुई। उन्होंने कहा, मेरा भाई बेगुनाह था, उसे जेल में मार दिया गया। उसके साथ जो लोग थे वे? वमकेश ने कहा। सुमित्रा जी, वे मौतें कैसे होती थीं? सुमित्रा देवी ने उन्हें देखा। पानी में, सुमित्रा देवी ने कहा। कुछ मिला दिया जाता था पानी में, धीमे काम करने वाला, रात को जब सब सो जाते थे। कौन करता था यह? सुमित्रा देवी ने कहा। मैं। कमरे में एक गहरी खामोशी। मैं वमकेश की तरफ देखा। उनका चेहरा शांत था। आप? उन्होंने धीमे से कहा। सुमित्रा देवी ने कहा, हां, मैं 20 साल से बीमार हूं। चलना मुश्किल है, लेकिन रात को, अमावस्या की रात, जब नरेश उस कमरे में होता है, उस रात मैं उठती हूं, उस यात्री के कमरे में जाती हूं जिसे मैंने पहचाना हो। और वे पहचान कैसे जाती हैं उन्हें? सुमित्रा देवी ने कहा, हरिमोहन नहीं जानते, लेकिन मेरे पास अभी भी पुराने कागजात हैं उस मामले के। उन पर सबके नाम हैं। जब कोई परिचित नाम से यात्री आता है तो। और किशोरी लाल मेहता? सुमित्रा देवी ने कहा, वह आखिरी था, जज था, उसी ने सजा सुनाई थी। वमकेश ने कहा, लेकिन कल रात वह बच गए। सुमित्रा देवी ने कहा, हां, किसी ने जगा दिया उन्हें। आप? वमकेश ने कहा, आप जानती थीं कि मैं वहां था? सुमित्रा देवी ने कहा, हां, मैं ऊपर से देख रही थी। जब आप उस रात गलियारे में थे,
मुझे पता था आप देखेंगे, इसीलिए मैंने कम मात्रा डाली, बस इतनी कि बेहोश हो जाएं। मारना नहीं था। सुमित्रा देवी की आंखों में कुछ नरम हुआ। उस रात मेरा मन नहीं था। जब मैंने आपको देखा, मुझे लगा शायद यह काफी है। वमकेश कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सुमित्रा जी, आपने जो किया वह गलत था। सुमित्रा देवी ने कहा, मुझे पता है आपके भाई के साथ अन्याय हुआ, यह भी सच है। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, वमकेश बाबू, 20 साल मैंने ये बोझ उठाया। अपने पति के साथ रही जिसने मेरे भाई को मारा, हर रात उसी छत के नीचे सोई, हर दिन उसका खाना खाया। आप उन्हें क्यों नहीं छोड़ गई? सुमित्रा देवी ने कहा, कहां जाती? और फिर अगर मैं यहां नहीं रहती तो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सुमित्रा देवी ने कहा, हां। वमकेश उठ गए। सुमित्रा जी, उन्होंने कहा, पुलिस आएगी? सुमित्रा देवी ने कहा, मुझे पता था। वमकेश ने एक पल रुककर कहा, लेकिन एक बात और, हरिमोहन डे। सुमित्रा देवी ने कहा, वह भी जानता था। क्या? सुमित्रा देवी ने कहा, वह जानता था कि मैं यह करती हूं, लेकिन उसने कभी नहीं रोका। क्यों? सुमित्रा देवी ने कहा, क्योंकि उसे डर था, अगर वह मुझे रोकता तो मैं उसके बारे में सब बता देती। उसका अपराध, मेरे भाई के साथ उसने जो किया, तो वह भी शामिल था। चुपचाप। सुमित्रा देवी ने कहा, हां। हम कमरे से बाहर निकले। नीचे हरिमोहन डे बैठे थे। उन्होंने हमें देखा। उनकी आंखों में एक बेबसी थी। वमकेश ने उनके सामने बैठकर कहा, हरिमोहन बाबू। हरिमोहन डे ने कहा, मुझे पता था एक दिन आना था यह। वमकेश ने कहा, 20 साल। हरिमोहन डे ने कहा, हां, 20 साल। जब भी अमावस्या आती थी मेरा दिल धड़कता था। मुझे पता था, लेकिन मैं क्या? हरिमोहन डे ने कहा, मैं डरता था। सुमित्रा मुझे नहीं छोड़ती। उसने कभी कहा नहीं, लेकिन मैं जानता था अगर मैंने कुछ किया तो वह सब बता देती। हरिमोहन डे ने कहा, हां। वमकेश ने कहा, तो आप दोनों एक दूसरे को रोक रहे थे, एक दूसरे के जाल में फंसे हुए। हरिमोहन डे ने आंखें झुका ली। वमकेश ने कहा, गोवर्धन राय के साथ आपने जो किया वह अपराध था। हरिमोहन डे ने कहा, मुझे पता है उसकी सजा भी मिलेगी। हरिमोहन डे ने कहा, मुझे पता है। वह सुबह पुलिस आई। सुमित्रा देवी ने सब कबूल किया। हरिमोहन डे को भी ले जाया गया। किशोरी लाल मेहता अस्पताल में थे, बच जाएंगे। पंडित रामकांत शास्त्री जो मामले में गवाह थे, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की। नरेश राय, उसे पुलिस ने ढूंढा। जब वह मिला तो उसका नाम साफ हो गया। वह बेगुनाह था, अपने पिता की याद में आता था। बस हम उस शाम नारायणपुर से निकले। ट्रेन में बैठते हुए मैंने एक बार पलटकर उस कस्बे को देखा। गंगा का पानी शाम की रोशनी में चमक रहा था और दूर वह माधव निवास धर्मशाला खड़ी थी, जिसमें एक पुराना राज था जो आज खुल गया था। कोलकाता, घर। पुन्नू ने गर्म चाय लाकर रखी। मैंने कप उठाया। वमकेश ने अपनी डायरी खोली। मैंने पूछा, तुम्हें पहले से पता था? वमकेश ने कहा, पहले से नहीं, धीरे धीरे। कब शक हुआ? वमकेश ने कहा, जब माधव ने कहा कि गोवर्धन राय के साथ धोखा हुआ था, और जब पंडित ने कहा कि उस कमरे में एक आत्मा आती है यादें मनाने। हत्यारा यादें नहीं मनाता। हत्यारा डरता नहीं, लेकिन नरेश राय डरा हुआ था। वह छुपकर आता था। और सुमित्रा देवी? वमकेश ने कहा। जब उन्होंने कहा कि बहुत देर से आए, ये एक राहत की बात थी, जैसे कोई बहुत समय से इंतजार कर रहा हो। और हरिमोहन डे? वमकेश ने कहा। वह जानते थे, ये उनकी आंखों में था। जब मैंने किशोरी लाल के गिलास की बात कही तो उनके चेहरे पर जो भाव आया वह आश्चर्य का नहीं था, वह एक जाने हुए भाव का था। मैंने चाय की एक लंबी चुस्की ली। वमकेश? मैंने कहा। हां। सुमित्रा देवी? उनके बारे में क्या सोचते हो? वमकेश ने खिड़की से बाहर देखा। एक लंबी चुप्पी। फिर बोले, एक औरत जिसने अपने भाई को खोया, अपने पति के हाथों, जो पति के साथ 20 साल रही, उसी छत के नीचे, हर रोज उस भार को उठाए, और फिर वमकेश ने कहा, उसने अपने हाथों से इंसाफ लिया, गलत तरीके से, लेकिन उसके दर्द को नकारा नहीं जा सकता। न्याय और बदला। वमकेश ने कहा, हां, ये दोनों कभी एक नहीं होते, भले ही लगे। बाहर रात उतर रही थी। कोलकाता अपनी सामान्य हलचल में था, और दूर नारायणपुर में माधव निवास धर्मशाला का वह बंद कमरा था, जो अब शायद खुल जाए, जिसमें गोवर्धन राय की याद थी। एक दीपक, एक फूल और 20 साल का दर्द, जो आज खत्म हुआ था, या शायद कभी खत्म नहीं होता।